चलो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब जन? योरी बॉडी, आर यू रेडी? जिंदगी के अंदर आर यू रेडी? So, good morning, good afternoon, good evening everyone. This is Darshan Khare reporting live from wowclass.com और आज हम बढ़ने वाले हैं आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जो है सीए इंटरलॉक का फास्ट ट्रैक बैच का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको रूल्स और रेगुलेशंस बोले थे कि किस तरीके से ये लेक्चर्स होने वाले हैं और किस तरीके से आपको ये लेक्चर्स को फॉलो करना है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मेंशन किया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको मेंशन किया था कि लॉ ये बेसिकली क्या होता है, और लॉ ये बेसिकली क्या होता है इसके अंदर मैंने आपको एक सेंटेंस लिख के दिया था, दैट इज लॉ इज डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। लॉ ये स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है और सिचुएशन ही लॉ को डिमांड करती है। अगर सिचुएशन नहीं है तो लॉ बनेगा भी नहीं। इसके लिए मैंने आपको अलग अलग 4 लॉज के एग्जाम्पल दिए थे। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक्ट 1985, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। फिर उसके बाद में हमने देखा था डाउरी, प्रोहिबिशन ऑन डाउरी, दैट इज 1961, एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, दैट इज 2002। फिर उसके बाद में हमने देखा था कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है सेफ्टी, डैमेजेस से लोगों को सेव करना है, सबसे पहला फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है बेनिफिट, मतलब लोगों को चीजों का बेनिफिट देना। तीसरा फैक्टर होता है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, मतलब आपकी सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले आपके कॉस्ट पे। और चौथा फैक्टर होता है एथिक्स। एथिक्स मतलब ये डिराइव किया जाता है सिचुएशन से, सिचुएशन डिराइव्ड राइट और रॉन्ग थिंग इज कॉल्ड एज एथिक्स। ये चीज होने के बाद में
मैंने आपको बोला था कि भैया सेफ्टी और बेनिफिट ये हर लॉ में लिखना जरूरी होता है, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड एथिक्स ये आपको किसी भी लॉ में लिखने की जरूरत नहीं है, ये अज्यूम्ड वाले फैक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, इतनी वाली चीजें हमने देखी थी। फिर मैंने आपको एक टेबल दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था हर लॉ के अंदर सेफ्टी होना जरूरी है, बेनिफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड एथिक्स तो ये हमेशा अज्यूम्ड ही होता है। चलो आज हम बढ़ेंगे आगे, आज हम अगले कंटेंट के ऊपर जाएंगे और आज मैं आपको शुरुआत करवाऊंगा लॉ किस तरीके से पास किया जाता है इससे। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर द लॉ, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं वहां से शुरुआत करूंगा कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो लॉ पास करने के काम में आती है। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में बच्चों आना बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, सो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल तो ही क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर होना भी मुश्किल है। मुझे एक बार कंटेंट थोड़ा सा सर्च करने दो। जस्ट एक मिनट देना मुझे, मैं कंटेंट ढूंढ रहा हूँ जो मैंने बना के रखा हुआ था। आई एम जस्ट नॉट फाइंडिंग इट। Yep, I got it. Sure. अब बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आज हम शुरू करने वाले हैं कि इंडिया में लॉ पास करने का प्रोसेस क्या होता है। तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, अगर आप बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। अगेन इट इज़ अ बेसिक पार्ट और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। यहाँ से थोड़ी सी टेक्निकलिटी शुरू होगी। आज का लेक्चर काफ़ी नॉलेजेबल और टेक्निकल है, तो आप पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। आज के लेक्चर में हो सकता है बेसिक्स ही हो, बट इतना नॉलेज और इतना टेक्निक मिलेगा कि अगले 25 लेक्चर तक के आपको ये हमेशा हेल्प करता जाएगा। सो आज का सबसे पहला सवाल है बच्चों, हाउ टू प्रिपेयर द लॉ। वन सेकेंड, होल्ड। सो आज का सबसे पहला सवाल बच्चों ये है कि इंडिया में लॉ किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हाउ टू मेक अ लॉ। एंड हाउ टू मेक अ लॉ के अंदर अगर आपको यह सवाल आ रहा है कि हाउ टू मेक अ लॉ, तो आपको यह सवाल गलत है, ये एकदम बेकार सवाल है। ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए। आपको सवाल आना चाहिए कितने कैटेगरीज के लॉ है इंडिया में, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ आर देयर इन इंडिया एंड हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ आर देयर इन इंडिया। यह समझने के लिए आपको पता होना चाहिए हु इज ऑथोराइज टू मेक एंड कंसिडर द लॉ। किसके हाथ में पावर है कि जो लॉ को कंसिडर कर सकता है और बना सकता है। तो भाई साहब मैं अब यहां से शुरू करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन का राजा है, उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली, उसके अंदर जो 444 आर्टिकल्स है, ये हमने कल देखा था हिस्ट्री में, उसमें से आर्टिकल नंबर 245 के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड टू प्रिपेयर द लॉ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वही सिर्फ लॉ बना सकता है, बाकी इंडिया में कोई भी लॉ बना नहीं सकता, एटलीस्ट सेंटर के लिए, मतलब पूरे देश के लिए। स्टेट के लिए बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए। सो 245 बोलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू मेक द लॉ, ऑथोराइज टू कंसिडर एंड पास द लॉ। बट सवाल उठता है कितने कैटेगरीज के लॉज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास कर सकता है। तो मैं बोलना चाहूंगा देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ लॉ जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास कर सकता है। इन 3 कैटेगरीज की कोई लिस्ट, कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए, तो वो दिया है आर्टिकल नंबर 246 में कि भैया 3 कैटेगरीज के लॉ आप पास कर सकते हो, और उसकी लिस्ट दी है शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन किया गया है कि 3 कैटेगरीज के लॉज और आप उसको पास कर सकते हो। नाउ 3 कैटेगरीज के लॉज कौन कौन से हैं? पहला है यूनियन लॉ, दैट इज अ सेंट्रल लॉ, जिसे हम देश का लॉ कहते हैं।
दूसरा है कॉन्करेंट लॉ, जो स्पेसिफिक सेंटर और स्टेट दोनों के लिए लगता है। और तीसरा है स्टेट लॉ, जो स्पेसिफिक राज्य का लॉ होता है। जैसे यूनियन लॉ मतलब जो पूरे देश को लगेगा, विदाउट एनी डिवीजन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पहले जम्मू एंड कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, अब बेचारों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स एक्ट इज ए यूनियन लॉ, कंपनीज एक्ट इज ए यूनियन लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सरफेस या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इवन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपका पार्टनरशिप एक्ट, ये सब यूनियन लॉज है। ठीक है, दीज आर ऑल यूनियन लॉज। व्हाट इज स्टेट लॉ? पहले स्टेट लॉ देखते हैं, फिर कॉन्करेंट देखेंगे। स्टेट लॉ, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन किया गया है, स्टेट लॉ है। गुजरात में लिकर बैन की गई है, स्टेट लॉ है। बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता भाई बिहार में लिकर बैन है, हालांकि इलीगली सेल किया जाता है। महाराष्ट्र में अभी भी लोग गुटखा खाते हैं और बोलो जुबा केसरी करते रहते हैं। बोलो जुबा केसरी तुम्हें पता होगा ना, बोलो जुबा केसरी, अजय देवगन जी आते बोलो हर बार बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। जब भी ये बोलते हैं दाने दाने में केसर का दम, मेरे दिमाग में आता है कि हर बार जब अब घर पे रिलेटिव्स आएंगे और मैं खीर बनाऊंगा ना, तो खीर के अंदर अपन केसर नहीं डालेंगे, अपन डालेंगे भैया विमल। ठीक है, क्योंकि दाने दाने में केसर का दम है, केसर महंगा है, उससे अच्छा विमल डाल दो भैया, उसमें बहुत ज्यादा केसर है जिंदगी के अंदर। उसके एडवर्टीजमेंट में तो केसर बरसता है। और रिलेटिव को तो ये खिलाना भी चाहिए। रिलेटिव मतलब वो प्राणी जो आपको हमेशा पूछते रहता है कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है, और हर रिजल्ट पे बिना भूले आपको पूछने आ जाता है और रिजल्ट कैसा लगा। तो भैया खीर में दाने दाने में केसर का दम डाला कीजिएगा, ये बड़ा बहुत काम करते हैं भैया। दिस इज स्टेट लॉ। सो यूनियन लॉ जो पूरे देश को लगता है, स्टेट लॉ स्पेसिफिक देश को लगता है। बट स्टेट लॉ की वजह से देश में चेंज नहीं होता। महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने की वजह से बचे हुए पूरे इंडिया में लोग पिचकारियां मारना बंद नहीं करते। लोग अभी भी पिचकारियां मारती है, महाराष्ट्र में मारती है, खाते तो है ही, सो महाराष्ट्र में भी मारते हैं। गुजरात में लिकर बैन होने की वजह से पूरे इंडिया में लिकर बैन नहीं होती, उल्टे कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो सिर्फ लिकर के भरोसे पे चलते हैं। गोवा इंडिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, क्योंकि वहां तीर्थ सस्ता मिलता है ना, सबसे सस्ता तीर्थ गोवा में ही मिलता है, उसी भरोसे पे तो गोवा चल रहा है। सो ये चीज को आपने याद रखना। और तीसरा होता है भाई साहब कॉन्करेंट लॉ। कॉन्करेंट लॉ मतलब जो सेंटर और स्टेट को सेपरेटली लगता है। कभी अगर आप होटल में खाना खाओ, होटल में खाना खाने के बाद में उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वहां लिखा रहता है सीजीएसटी एचजीएसटी। सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, दोनों मिलकर 5%, ये आपको होटल वालों को पे करना पड़ता है। उसमें से 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जैसे महाराष्ट्र में है उद्धव ठाकरे जी की सरकार, मिली जुली सरकार, जुगाड़ू सरकार फिलहाल जो चल रही है, उनको जाता है। सो जीएसटी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ये कॉन्करेंट लॉ है। इसमें स्टेट भी खुद के रूल्स बना सकता है, सेंटर भी खुद के रूल्स बना सकता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट या मल्टी स्टेट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये भी कॉन्करेंट लॉ के अंदर गिना जाता है। सो दीज आर द लॉज जो इंडिया में बनाए जाते हैं, ये इनके कैटेगरीज है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूं तो याद रखना, ये यूनियन है, ये कॉन्करेंट है, ये स्टेट है। हम थोड़ा नीचे ट्रैक कर रहे हैं। यूनियन लॉ पास करने का प्रोसेस है सेंट्रल प्रोसेस, मतलब पार्लियामेंट वाला प्रोसेस, लोकसभा राज्यसभा वाला प्रोसेस। यूनियन लॉ ये लोकसभा राज्यसभा में पास होता है। लोकसभा पता है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, यहां पे यूनियन लॉ पास होता है। सेंट्रल लॉ भी लोकसभा राज्यसभा में पहले पास होता है, फिर विधानसभा विधान परिषद उसको अलाउ करती है। स्टेट लॉ ये विधानसभा विधान परिषद में पास होता है, स्टेट के लेजिस्लेचर में पास होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होता है। ठीक है, जैसे हाउस ऑफ पीपल जहां नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, पप्पू जी बैठते हैं, मैडम जी बैठती है, मनमोहन सरकार बैठती थी। ठीक है, ये सब लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ये चीज को याद रखना। और स्टेट लेजिस्लेचर जहां पे आपके उद्धव ठाकरे जी, चीफ मिनिस्टर जी, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और चीफ मिनिस्टर बैठते हैं विधानसभा विधान परिषद में, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। यहां लोकसभा में बैठते हैं एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में बैठते हैं एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां बैठते हैं खासदार, यहां बैठते हैं आमदार। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो? यूनियन लॉ में कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो भाई साहब 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लॉज के। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के किसी के ऊपर भी लॉ बना दिया। 97 ऐसे सब्जेक्ट्स बोले जिसके ऊपर यूनियन लॉ बन सकता है, 47 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कॉन्करेंट लॉ बन सकता है, एंड 66 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टेट लॉज बन सकता है।
ये शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन करके रखा है, और ये सब्जेक्ट्स भी हाथ के कंकड़ को आरसीक्यू, पढ़े लिखे को फारसीक्यू आपको दिखा ही दे। ठीक है, मतलब ऐसा ना लगे जिंदगी के अंदर कि सर आपने सिर्फ बताया दिखाया तो कुछ नहीं, जिंदगी झंड हो गई वगैरह फलना ढकना, तो भैया आपको मतलब दिखाई दे, आ जाइए जिंदगी में। सो यहां पे देखो मैं आपको दिखाई देता हूं लिस्ट, गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको इमीडिएटली लिस्ट मिल जाएगा। सो बेसिक्स के अंदर बोल रहा हूं, दिस इज देखो शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 246 में, दिस इज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के नंबर ऑफ एंट्रीज अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला था 97 एंट्रीज आते हैं यूनियन लिस्ट में। सो लेट्स सी दिस, जस्ट सी दिस, देयर आर, ये तो स्टेट लिस्ट आ गया जिंदगी में, हाँ ये यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के नंबर ऑफ एंट्रीज अगर आप गिनते बैठोगे तो सी दिस, देयर आर 97 एंट्रीज टू द यूनियन लिस्ट। ये देखो ये 97th एंट्री पे यूनियन लिस्ट खत्म हुआ, शुरू हो गया है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जैसे मैंने आपको बोला था 66 एंट्रीज है, तो ये देखो 66 एंट्री पे स्टेट लिस्ट खत्म हो गया, और फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। सो यहां आता है 47 एंट्रीज। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ये रियल लाइफ में इसी तरीके से इन्हीं सब्जेक्ट में से चूज किया जाता है। जैसे अगर आपको मैं बोलूं तो हमारे सीए इंटरमीडिएट लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा पोर्शन प्ले करता है, तो मैं आपको कंपनीज एक्ट कौन से एंट्री के अंदर बनाया गया है, कौन से सब्जेक्ट में बनाया गया है वो दिखा दूं। यह है एंट्री नंबर 43 एंड एंट्री नंबर 44 ऑफ यूनियन लिस्ट। देखो इसके अंदर मेंशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर नहीं आता। इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन वेदर ए ट्रेडिंग और नॉट, मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे रहते हैं, रिलायंस फाउंडेशन या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, तो वो भी यहां पे कवर किए जाते हैं। बैंकिंग कंपनी से या बैंकिंग से रिगार्डिंग लॉ जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हमारे सिलेबस में है वो एंट्री नंबर 46 में, इंश्योरेंस एक्ट 1938 वाला इस एंट्री में, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आपको सीए फाइनल पे आएगा, वो एंट्री नंबर 48 में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंट्री नंबर 49 में। तो ये सभी यूनियन लिस्ट के एंट्रीज है जिसके अंदर लॉ बनाए गए हैं। सो दिस इज अ रियलिस्टिक एग्जांपल जो आपको याद रखना चाहिए फॉर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। दिस इज हाउ द लॉ इज बीइंग मेड इन इंडिया। ये प्रोसेस है इंडिया में लॉ पास करने का। क्लियर है? मैं चाहूंगा ये डायग्राम आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज ये बेसिक है, ये आपके बहुत काम में आएगा। इसको जहन में डाल दो, फाइनल लेवल और उसके बाद भी सीए बनने के बाद भी इस चीज को मत भूलना, ये आपको हेल्प करता रहेगा। डिटेल्ड प्रोसेस अभी मैंने खोली नहीं है, फिलहाल मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है कि कैसे कैसे जाता है और क्या डिटेलिंग है। डिटेल प्रोसेस में इसके बाद खोलूंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। और समझ में आया क्या मुझे कंफर्म बताइएगा, गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच श्रेयस बेटा।
बिल्कुल ले सकते हैं श्रेयांश बेटा, उसी बैच को मैं अपडेट करके देने वाला हूं अभी, बिल्कुल ले सकते हो आप। क्लास नोट्स जब जब एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। एक एक चैप्टर कंप्लीट होते होते मैं आपको एक एक क्लास नोट्स दूंगा। जीडीपीडी वालों के लिए भी उसी तरीके से होगा। अगर आप पूरी बैच कंप्लीट होने के बाद देख रहे हो तो ऑब्वियसली सभी क्लास नोट्स वहां पे अपलोडेड रहेंगे।
चलो डन। मेरे को अजीब व गरीब सवाल कृपया ना पूछे कि हमारी बुक्स वगैरह कब आएगी एक्सेट्रा। वहाँ वेबसाइट के ऊपर जब आपने ऑर्डर प्लेस किया वहाँ सब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, वो वापस से इंस्ट्रक्शन जाके पढ़िए। ये फास्ट ट्रैक बैच है, कंटेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, नहीं तो इन्हीं सवालों के अंदर अपना समय वेस्ट होगा। मनोज कुमार जी, ऐसे क्यों सवाल पूछते रहते हो आप? हैं कल भी ऐसे ही, आज भी ऐसे ही, जिंदगी के अंदर क्यों कर रहे हो ऐसा? फोकस एंड अटेंशन, एक मैं चीज आप सबको बोलना चाहूंगा फास्ट ट्रैक बैच के स्टार्टिंग में ही, ठीक है? लिसन टू दिस वेरी क्लियरली, लिसन टू दिस वेरी क्लियरली। हाँ, आपको थोड़ा लगेगा कि दर्शन सर बहुत स्ट्रिक्ट है, हमें गालियां दे रहे हैं, बट ये जो चीज मैं बोल रहा हूं ये आपकी जिंदगी का पहलू होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि फोकस और अचीवमेंट ये क्वालिटी है, फोकस और अटेंशन ये क्वालिटी है। बहुत सारे लोगों को लगता है फोकस और अटेंशन ये क्वालिटी है। फोकस एंड अटेंशन ये क्वालिटी नहीं है, फोकस एंड अटेंशन ये इटसेल्फ अचीवमेंट है। आजकल के रील्स के जमाने में, टिकटॉक के जमाने में 15 सेकंड से ज्यादा तुम्हारा अटेंशन कहीं रहता नहीं है, ठीक है? तो इस जमाने में फोकस और अटेंशन इटसेल्फ क्वालिटी है। जो हम पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर फोकस रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के ऊपर अटेंशन रखिए, ये छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं। आप ये छोड़ के बाकी कुछ भी उधर मुझे पूछोगे, मैं उसका रिप्लाई नहीं देने वाला। आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास समय कम है फास्ट ट्रैक बैच की वजह से। मैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना चाहूंगा फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। मैं सब्जेक्ट से स्टिक रहूंगा और सब्जेक्ट भी बोलूंगा। और आपने अगर ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया है, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो वहां लिखा नहीं था कि कितने दिनों के अंदर आपको मिलेगा। वहां ऑर्डर प्लेस करते वक्त वहां पे शिपमेंट के डेज ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। तो क्यों ऐसी हरकतें आप यहां पे कर रहे हो? मैं फालतू चीजों के जवाब बिल्कुल भी यहां पे नहीं दूंगा। ये आपके भले के लिए है, क्योंकि 4 फालतू जवाब में सवाल एंटरटेन करूंगा, आप मुझे 10 पूछोगे, मैं 10 करूंगा, आप मुझे 50 पूछोगे, और ये अनएंडिंग प्रोसेस है, ठीक है? मैं कोई भी यहां कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मैं किसी चीज का जवाब नहीं दूंगा जो मुझे इस टॉपिक से, इस कंटेंट से रिलेवेंट नहीं लगती, ठीक है? जो इस टॉपिक से, इस कंटेंट से रिलेवेंट है, बस उसी का जवाब मिलेगा। बाकी सब चीजों के लिए आपको सपोर्ट के नंबर दिए हैं, बाकी सब चीजों के लिए आपका वेबसाइट के ऊपर डिटेल दिया है। कृपया उसके लिए यहां पे समय खराब ना करें, फोकस रहे, अटेंटिव रहे। अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो कुछ बच्चे, अब ये वाला लाइन मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है? जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त अटेंशन नहीं देंगे, पूरा पढ़ाने के बाद में सर यहां क्या लिखा है कृपया हमें बताइए, यहां क्या लिखा है। आप शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉस है क्या? गजनी को भी 15 मिनट तक याद रहता है, 15 मिनट्स गजनी को भी याद रहता है। यहां अभी अभी पढ़ाया 5 मिनट में कैसे भूल सकते हो आप? इसका मतलब फोकस और अटेंशन जिंदगी में है ही नहीं अपने पास। ये मैं तुमको डांट नहीं रहा हूं, ये मुझे देखा नहीं जाता आज के डेट में कि इतना इंटेंट लूज। हमको हमारे टीचर डिक्टेट करते थे, पूरा का पूरा आंसर डिक्टेट करते थे। जब मैं लॉ पढ़ता था पूरा आंसर दन डिक्टेट करते थे। उस वक्त हम शॉर्ट शॉर्ट में लिख के रखते थे, अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर उसको बाद में जाके डिस्क्राइब करते थे क्लास खत्म होने के बाद। एटलीस्ट आपके केस में ये मिल रहा है, इसकी पीडीएफ मिल रही है, टीचर समझा रहा है, लिखने के लिए समय दे रहा है। हमारे केस में ये सब होता ही नहीं था। हमारे बुक के अंदर क्या लिखा रहता था और टीचर क्या पढ़ाता था इसमें भी सामने नहीं था, ठीक है? सो इसके बाद में कृपया ये अवॉइड कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, पर मैं किसी भी फालतू सवाल का, किसी भी चीज का अदर देन सब्जेक्ट मैटर यहां पे जवाब नहीं दूंगा, मतलब बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको जो करना है कर लो, ठीक है? आपको नहीं पसंद फीस लो, रिफंड ले लो, मेरे को ऐसे लोगों को पढ़ाना भी नहीं है, ठीक है? मतलब मैं मनोज जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो एक जस्ट अभी हुआ इसलिए मैं मेंशन कर दूं। जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर स्टिक रहेगा, समझिए फास्ट ट्रैक बैच है, मैं 80 लेक्चर को 25 से 30 में खत्म कर रहा हूं, तो इट हैव सम पोटेंशियल, ठीक है? आपके भले के लिए चीज करनी है, आप एग्जाम्पशन क्रिएट कर पाओ, इसके लिए ये चीज करनी है। तो फोकस रहे, अटेंटिव रहे। सर मेरे बुक्स कब आएंगे, मेरे चार्ट्स नहीं मिले, उसके लिए है सपोर्ट के नंबर दिए हैं, शिपमेंट के नंबर दिए हैं, वो लगेज कॉल उठाते हैं, वो आपको हेल्प भी करेंगे। मुझे पूछ के तो पता नहीं चलेगा, ना ही मैं कुरियर सर्विस वाला हूं कि मैंने तुम्हारी शिपमेंट खुद पैक की होगी, उसके ऊपर लेबल भी खुद लगाए होंगे, नाम भी मैंने लिखा होगा और मैंने भेजा होगा तुम्हारे यहां पे, या ना ही मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं। दिन के यहां से 100 पार्सल निकलते हैं, हर एक पार्सल को तुम्हें लगता है मैं ट्रैक करूंगा, या तुमने यहां पे कमेंट करने के बाद में तुम्हें लगता है मैं यहां पे ट्रैकिंग आईडी निकाल के तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारी शिपमेंट कहां पे अटकी है जिंदगी के अंदर? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। पूछना भी मत, पूछोगे तो रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। पहले तो पूछ लिया, ऊपर से सर मेरे को रिप्लाई दो, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये चीज को कंफर्म समझ लो आप, फालतू की चीजें पूछनी ही नहीं मेरे को। और जो मैंने क्लास के अंदर ये तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस वक्त फोकस करो, अटेंशन करो। जो समझा रहा हूं आपको दिख रहा है कि हाँ यहां पे हैंडराइटिंग में थोड़ा सा झोल हो सकता है, ज्यादा कंसंट्रेट करो, ठीक है? सर ने यहां पे लिखा है कैटेगरी, कैटेगरी का स्पेलिंग मेरे को नहीं समझ में आ रहा, गिवन इन शेड्यूल 7 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? मैं याद रखूंगा, सर पढ़ा रहे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इससे तुम्हारा अटेंशन पे, कुछ चीजें तो मैं जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक करता हूं, सिर्फ ये देखने के लिए कि फोकस और अटेंशन बच्चों का कितना है, जानबूझ के, सो दैट बच्चा फोकस और अटेंटिव रहे,
ये चीज को याद रखना। रेगुलर बैच रहती चीजें रिपीट कर सकता था, फास्ट ट्रैक बैच में ये चीज नहीं होगी। ये चीज को बिल्कुल याद रखना, या आपके भले के लिए अगर मैं यही रिपीट करता रहा तो जिंदगी में आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे फास्ट ट्रैक बैच। ये चीज को आपको बुरा लगे, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है, बट फास्ट ट्रैक बैच में ये उटपटांग हरकतें मैं नहीं कर सकता। समझ में आया सबको? हाँ ना? आपको सपोर्ट के, इंक्रिप्शन के जितने भी इश्यूज है, सपोर्ट टीम उसके लिए 10 लोग बिठा के रखे, बकायदा 5 लोग सपोर्ट में रखे, फोन कीजिए, सॉल्व करवा लीजिए फटाफट फटाफट। यहां सिर्फ कंटेंट और कंसेप्ट की ही बात होगी। ये पहला और आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, इसके बाद ये नहीं बोलूंगा, मेरे से रिप्लाई मत मांगना। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, ध्यान देना। मेरे पास इतना समय बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये चीज को तुमने बड़े अच्छे से याद रखना। अब ये चीज होने के बाद में मैं जा रहा हूं एक्चुअल प्रोसेस, जिस तरीके से लॉ पास होता है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ओके कल ये वाला चार्ट हमने देखा था, आज मैं इसी के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, प्रोसेस बहुत खूंखार है। जैसे मैंने आपको बोला था, दिस इज डन, ये कल हमने यहां कंप्लीट किया था। नाउ हाउ द लॉ इज मेड इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेस, स्टेट प्रोसेस। नाउ सेंट्रल प्रोसेस इस साइड, स्टेट प्रोसेस इस साइड, बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सेंट्रल प्रोसेस इस साइड समझाऊंगा, स्टेट प्रोसेस इस साइड समझाऊंगा कि सेंट्रल लॉ कैसे पास होता है यहां पे, स्टेट लॉ कैसे पास होता है यहां पे। ड्राफ्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है, मतलब कोई भी लॉ बनाने का सबसे पहला स्टेप हमेशा ड्राफ्टिंग होता है। जो आप ड्राफ्ट करते हो उस ड्राफ्टिंग को कहा जाता है बिल। क्या कहा जाता है? बिल। ये सब मैं लिखूंगा, जस्ट वेट। सो यहां सेंट्रल बिल बनेगा, यहां स्टेट बिल बनेगा, कॉन्करेंट लॉ है तो कॉन्करेंट बिल बनेगा, यहां पे भी वो कॉन्करेंट बिल प्रेजेंट किया जाएगा। फिर इस बनाए हुए ड्राफ्ट को, लॉ के ड्राफ्ट को, हमारा कंपनीज एक्ट भी जब बना था तो पहले उसका ड्राफ्ट बना था, और आपको यकीन नहीं होगा कंपनीज एक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट 2007 में सबमिट किया गया था। 2013 का लॉ है, 2007 में सबमिट किया गया है फर्स्ट ड्राफ्ट। और 2007 में ही क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद का कंपनीज एक्ट 2006 में चेंज किया, 2006 में उन्होंने चेंज किया तो हम 2007 में नया ड्राफ्ट लेके आए जिंदगी में। फिर उसका इंट्रोडक्शन होगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तो आपको पता है जहां लोग झगड़े वगड़े करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारते हैं, जहां लोग नोटों के बंडल घूस वूस निकाल के दिखाते हैं, जहां पे पप्पू सोता है, जहां पे लोग मोबाइल के ऊपर गंदी गंदी पिक्चरें देखते हैं, क्या बताऊं मैं, अनफॉर्चुनेटली, जहां पे, अब क्या बोलूं मैं इसको, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अवर पार्लियामेंट। ऐसे ऐसे लोग हमको पार्लियामेंट में झेलने पड़ते हैं, ठीक है। सो इस पार्लियामेंट में यहां पे इनका इंट्रोडक्शन होगा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लॉ रहा तो पार्लियामेंट में, स्टेट लॉ रहा तो स्टेट लेजिस्लेचर में। यहां इस लॉ का फर्स्ट रीडिंग किया जाएगा, जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हर फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल पढ़ता है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ता है कि क्या क्या चेंजेस होंगे। फिर इसके ऊपर पब्लिक से इनपुट्स लिए जाएंगे। यहां सेंटर की पब्लिक मतलब देश की पब्लिक, यहां स्टेट की पब्लिक मतलब राज्य की पब्लिक से इनपुट लिए जाएंगे, और इसको डिस्कशन किया जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। सबसे पहले मैं यहां पे मेंशन कर दूं, इस चीज को, ड्राफ्टिंग को हम कहते हैं बिल ड्राफ्टिंग, ठीक है, बिल। जो ड्राफ्ट होता है हम उसको कहते हैं बिल। यहां सेंट्रल बिल आएगा और यहां पे स्टेट बिल आएगा, ठीक है। फिर ये पार्लियामेंट में जाएगा, दिस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इज स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर यहां पे फर्स्ट रीडिंग किया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग दोनों साइड, ठीक है। जो बिल ड्राफ्ट करता है, जो या मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो पढ़ेगा। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं। 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया था तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन थे सचिन पायलट जी, तो सचिन पायलट जी ने पढ़ा था कंपनीज एक्ट 2013 पूरे पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। सो यहां पे मिनिस्टर पढ़ेगा, यहां पे भी मिनिस्टर पढ़ेगा, उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, चीफ है, वो पढ़ेगा। फिर यहां इंडियन पब्लिक से इनपुट किए जाएंगे, इंडियन पब्लिक से इनपुट लिए जाएंगे, पर पब्लिक तो पागल है, पब्लिक किधर भी कुछ भी कमेंट करती है। यहां पे इन्होंने पूछा कंपनीज एक्ट पास किया जाएगा, और वहां पे लोग लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर सोनम गुप्ता बेवफा है, एक विनोद नाम का बंदा विनोद करके वहां पे लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं चलेगी ना, यहां स्टेट पब्लिक से इनपुट लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे कमेंट्स पास नहीं किए जा सकते, इसलिए बाद में ये लॉ एक्सपर्ट्स के पास जाता है और एक्सपर्ट्स उसको पास करते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स के पास लॉज आ गया और एक्सपर्ट्स उसको फिल्टर करेंगे। आपको शायद नहीं पता, कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए, कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमिटीज का गठन किया गया था। 3। देखो मैं आपको नॉलेज तो दे रहा हूं, साथ में आपको ट्रैक भी दे रहा हूं कि आपको आगे कैसे पढ़ना है। कंपनीज एक्ट 2013 में 3 कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी। सबसे पहली कमेटी थी नारायण मूर्ति कमेटी, नारायण
मूर्ति कमेटी, दूसरी कुमार मंगलम बिरला कमेटी, केएमबी कुमार मंगलम बिरला कमेटी। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और तीसरी कमेटी थी जेजे ईरानी कमेटी, जेजे ईरानी कमेटी। सो ये 3 कमिटीज है जो यहां पे आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। नारायण मूर्ति कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी और जेजे ईरानी कमेटी, ये 3 कमिटीज यहां पे कंसीडर की गई थी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट, जिनको हम स्टैंडिंग कमिटीज के नाम से जानते हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी ने ये लॉ फिल्टर करने के बाद में वापस ये लॉ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, पर अब अलग अलग हाउसेस में रखा जाता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जहां पंतप्रधान मोदी जी बैठते हैं। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, आपका सेंट्रल लॉ ये पार्लियामेंट में रखा जाएगा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? लोकसभा और राज्यसभा, समझ में आ रहा है? और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी 2 हाउसेस होते हैं। अब ये तो ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, ओल्ड चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी के, अभी तो उद्धव ठाकरे जी आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर, मुझे तो सिर्फ महाराष्ट्र का पता है, बाकी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज का, तुम्हारे स्टेट का तुम्हारा चीफ मिनिस्टर तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। सो वापस से यह लॉ पार्लियामेंट में वापस रखा जाएगा। अब पार्लियामेंट में होता है भैया लोकसभा राज्यसभा, टेक्निकलिटी बढ़ेगी, पूरा ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, वरना समझ में नहीं आएगा। नंबर गेम की पूरी बात आ रही है यहां पे, नंबर गेम की बात आ रही है, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ने लॉ अप्रूव होने के बाद वो आता है लोकसभा में। लोकसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस, दिस इज नॉट अपर हाउस। अब वो यहां पे अपर दिया है, मतलब अपर हाउस नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर हाउस। और राज्य लोकसभा में बैठते हैं एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 545 मेंबर्स, जिसमें से 272 मेंबर्स का आपको क्लियर अप्रूवल लगता है। मतलब आपको कोई भी लॉ पास करना है तो 545 मेंबर्स में से 272 मेंबर्स का आपको क्लियर अप्रूवल लगेगा, ठीक है। आपको अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट भी क्रिएट करना है, देश के लिए गवर्नमेंट भी क्रिएट करना है, तो भी एक बात आपने याद रखना, आपको 545 में से 272 मेंबर्स एक पार्टी के होनी चाहिए, तो ही आप गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हो। 2014 के इलेक्शन में देयर वेर 300 सीट्स व्हिच वेर वन बाय एनडीए। व्हाट डू यू मीन बाय एनडीए? एनडीए इज अ बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज, अलाइड रीजनल पार्टीज। जैसे महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना इन 2004, अभी तो शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, उद्धव ठाकरे वाली सरकार, तो बीजेपी प्लस शिवसेना वाज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। नाम याद रखना, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या फिलहाल एनडीए लिखा तो भी चलेगा, बाद में आप गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। सो बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज इज एनडीए। तो 2014 में जब इलेक्शन हुआ था, मोदी जी चुन के आए थे, 305 सीटें एनडीए को मिली थी, बीजेपी प्लस अलाइड सेंटर्स को, तो उन्होंने स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई थी पार्लियामेंट में। 2019 में सिर्फ बीजेपी, मैं एनडीए की भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बीजेपी को मोर देन 305 सीट्स आई थी, एंड अलाइड पार्टीज को मिला के तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 340 के आसपास सीट्स इन्होंने जीती थी 545 में से। तो यहां स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी थी, और सरकार बनाने के लिए भी 272 मेंबर्स का अप्रूवल लगता है, और सरकार बनाने के लिए भी 272 मेंबर्स पार्लियामेंट के आपके लगते हैं एक पार्टी के, और लॉ पास करने के लिए भी 272 मेंबर्स का ही अप्रूवल लगता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि देश वो पार्टी बहुत अच्छे से चला सकती है जिसकी मेजॉरिटी की सरकार है पार्लियामेंट में। अगर गठबंधन वाली सरकार बन जाए पार्लियामेंट के अंदर, गठबंधन वाली, तो ठीक से चल नहीं सकता, क्योंकि 272 पूरे आपके मेंबर्स है नहीं, आपके 200 दूसरे पार्टी के 72। जब लॉ पास करने की बारी आएगी तो 72 लोगों को मनाते बैठो, उनको घूस दो, उनको लाज दो, फिर वो आपका लॉ पास करेंगे, इसलिए नहीं। और इसी का 2019 में इलेक्शन के अंदर बीजेपी ने जो 340 सीटें जीती ना, उसी के भरोसे पे कश्मीर के अंदर जो उन्होंने रूल्स, कश्मीर को स्टेट निकाल के यूनियन टेरिटोरी डिक्लेयर कर दिया, ये इसी वजह से हो पाया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के पास पावर था। लास्ट 2009 इलेक्शन के बाद जो पहला पार्लियामेंट्री सेशन हुआ है लॉ पास करने का, वो अभी तक के 75 साल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इफिशियंट वर्किंग सिस्टम था पार्लियामेंट का। 75 सालों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इफिशियंट वर्किंग नेचर था पार्लियामेंट का, सबसे ज्यादा इफिशियंट, मतलब उससे ज्यादा इफिशियंटली अभी तक के पार्लियामेंट ने काम ही नहीं किया है। 125% प्रोडक्टिविटी के ऊपर इन्होंने लॉ पास किए थे,
ठीक है। इधर उन्होंने जम्मू कश्मीर निकाल दिया, फिर वो सीए ला लिया, सभी सभी एक्ट इन्होंने ला लिए जो देश को सिक्योर करने के लिए जरूरी थे, सभी एक्ट उन्होंने ला लिए। इट इज जस्ट बिकॉज कि इनकी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार थी। ठीक है, ये चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सीए फाइनल लेवल पे भी जाओगे तो भी ये चीजें तुम्हारे काम में आएगी कि लॉ किस तरीके से पास हुआ। नेक्स्ट टाइम से पापा के साथ डिस्कस कर पाओगे। सो बीजेपी और अलाइड पार्टीज को कहा जाता है एनडीए, और कांग्रेस और अलाइड पार्टीज को कहा जाता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। कांग्रेस प्लस अलाइड पार्टीज, इनको कहा जाता है भाई साहब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, ये दो ही इंडिया के मेजर रूलर रहे हैं आज तक के 70 साल के हिस्ट्री में। सो एनडीए एंड यूपीए। तो अब बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के पास तो भैया 340 मेंबर है पार्लियामेंट के, एनडीए मिला के। ठीक है, 340 मेंबर, तो लॉ पास करना बहुत आसान है। एक बार हाउस ऑफ पीपल पे लॉ पास हो गया, ए मां शक्ति मां, एक बार हाउस ऑफ पीपल पे लॉ पास हो गया, फिर वो आता है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल पे। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल पे 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 233 मेंबर्स ये स्टेट इलेक्ट करता है, एंड 12 मेंबर्स ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न करते हैं, प्रेसिडेंट का हमेशा नाम आदर भावना से लेना चाहिए। ठीक है, सो गवर्न करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, 12 प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। 245 मेंबर्स में से आपको 123 मेंबर्स का अप्रूवल लगता है फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग लॉ। मेजॉरिटी लॉ पास करने के लिए 123 का आपको अप्रूवल लगेगा। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अब ये 12 जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं ना, 233 तो चलो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पर ये जो 12 प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं ना, ये अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर के हो सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर वाज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी, एंड अव्वल नंबर के दर्जेदार खिलाड़ी होने की वजह से उनको प्रेसिडेंट ने खुद ने इन्वाइट किया था, आइए राज्यसभा में बैठिए। राज्यसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस। ये लोकसभा के ऊपर होता है। ठीक है, एंड इसके अंदर बैठते हैं मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, एमएससी, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल्स। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। दोनों जगह पे लॉ पास होने के बाद में वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिलहाल हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, मेरे देश के आजाद नागरिकों, नालायकों, फिलहाल इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, जरा कमेंट में बताना मेरे को। प्रेसिडेंट ने फिर लॉ अप्रूव करना है, और प्रेसिडेंट के बाद वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्रेसिडेंट जैसे ही अप्रूव करेगा, इट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के 25 कैबिनेट मिनिस्टर है, 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स है फॉर 35 मिनिस्ट्रीज। फॉर 35 मिनिस्ट्री 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मतलब 2-3 मिनिस्ट्री एक कैबिनेट मिनिस्टर हैंडल कर सकता है। जैसे हमारे दीदी निर्मला सीतारामन जी दीदी, ऐसा कैसा चलेगा दीदी वाले दीदी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी संभाल रहे हैं। सो एक मिनिस्टर 2 से ज्यादा मिनिस्ट्री हैंडल कर सकता है, एक से ज्यादा मिनिस्ट्री बिल्कुल हैंडल कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ने लॉ पास करने के बाद मिनिस्ट्री के पास आएगा। जैसे अगर ये कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट का एक्ट आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का चेयरमैन उसको डिक्लेयर करेगा ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट मतलब भारत का मैगजीन आप बोल सकते हो, भारत का राज्य पत्र, जिसके अंदर हम डिक्लेयर करते हैं 3 चीजें, कौन से एरिया में कौन से डेट से इस लॉ के कितने सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। सो वापस एक बार बोलता हूं उनके लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वापस से एक बार। स्टैंडिंग कमेटी ने लॉ पास करने के बाद में वो आता है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 272 का आपको अप्रूवल लगेगा सरकार बनाने के लिए, लॉ पास करने के लिए भी। राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 123 का अप्रूवल लगेगा। 233 राज्यसभा के मेंबर स्टेट सिलेक्ट करता है, एंड 12 ये प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। और ये अलग अलग कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन के होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। विजय माल्या श्री 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 1008 भगोड़ा केसरी विजय माल्या, ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो एक टाइम पे राज्यसभा के मेंबर थे। किंगफिशर को चलाने के लिए उन्होंने राज्यसभा के पावर का बहुत यूज किया था। उन्होंने कहा, उसने, नालायक ने राज्यसभा का बहुत यूज किया था। ये चीज को तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देश का पैसा खा के भाग गए नालायक। ये होने के बाद में दूसरे साइड आता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहा जाता है विधानसभा हिंदी में। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा जाता है विधान परिषद। स्टेट में दिस इज लोअर हाउस,
दिस इज अपर हाउस। यहां बैठते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आमदार, विधायक, चाचा विधायक है हमारे वो वाले, और यहां बैठते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर यह लॉ स्टेट के लिए पास करता है गवर्नर। अब मुझे सभी स्टेट के गवर्नर तो नहीं पता, बट महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह गौशाली जी, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर को ऑथ दिलवाते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर को ऑथ प्रेसिडेंट दिलवाता है, पर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को ऑथ दिलवाता है गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आपके स्टेट के कौन गवर्नर है, कृपया कमेंट करके मुझे बताइए। और फिर यह लॉ जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर कौन से दिन से, कौन से एरिया में, कितने सेक्शन के साथ में यह लॉ एप्लीकेबल किया जाएगा, यह ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट में डिक्लेयर किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र शासन का राज्यपत्र। इस तरीके से इंडिया में लॉ पास किया जाता है। कोई भी लॉ हो, फेमा, सेबी, सिक्रा, कंपटीशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईआरडीए, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम वेजेस, वर्कमेंस कंपेंसेशन, आप ले लो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कोई भी एनी गॉडडैम लॉ, डजंट मैटर, वो इसी प्रोसेस से पास हुआ है। ये छोड़ के इंडिया में दूसरा प्रोसेस नहीं है लॉ पास करने के लिए, अभी तो नहीं है, ठीक है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, कई बार इमरजेंसी में पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन भी ले सकता है। सर ज्वाइंट सेशन मतलब, ज्वाइंट सेशन नालायक, वो वाले ज्वाइंट सेशन नहीं, नालायक। ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर एक साथ बैठेंगे। ये इमरजेंसी में बैठते हैं। 75 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 जगह पे ज्वाइंट सेशन क्रिएट किया गया है, सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सेशन क्रिएट किया गया है 75 ईयर्स की हिस्ट्री में। पहला, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के लिए। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, साइड में बम जो फटा था, इनके नीचे जो बम फटा था, फटके हाथ में आई थी इनकी, तो ज्वाइंट सेशन में लॉ पास कर लिया, इतनी फट गई थी इनकी, तो ज्वाइंट सेशन। और तीसरा, लॉ पुट किया था पर ज्वाइंट सेशन में पास नहीं हुआ, बैंकिंग सर्विस रिपलेशन कमीशन बिल। सो ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है यहां पे भी, और यहां पे भी हो सकता है अगर इमरजेंसी वाले सिचुएशंस रहे तो। एक और चीज एडिशनल बोलना चाहूंगा, प्रेसिडेंट को यहां पे वेटो पावर दिया जाता है। प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को सिर्फ एक बार रिफ्यूज कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भारत का पहला नागरिक होता है, तो उनको हक दिया है कि किसी भी लॉ को पढ़ने के बाद अगर उनको कुछ चीजें टेक्निकली ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट पर्सन है, कुछ चीजें उनको टेक्निकली ठीक नहीं लगी, तो वो लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं एक ही बार सिर्फ, विथ रीजन। और अगर वो लॉ पास होकर पार्लियामेंट से वापस से आया तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको वेटो पावर बोलते हैं। एक ही बार प्रेसिडेंट रिजेक्ट करेगा, वापस पास होकर लॉ आया तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट करके कर नहीं पाएगा, पर रिजेक्ट भी करेगा तो विथ रीजन करेगा। यह है इंडिया में लॉ पास करने का प्रोसेस। इस चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। मैं चाहूंगा एक पेज लो, पेज के 2 डिवीजन करो, उसके पहले पार्ट के ऊपर आपने ये लिखना है, ठीक है, ये वाला पूरा दोनों साइड मस्त अच्छे से लिखना, पूरा प्रोसेस हाउ टू पास द लॉ का। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आएगा? मुझे कमेंट करके कंफर्म बताइएगा। गो फॉर इट फास्ट। रामनाथ कोविंद जी इज अ प्रेसिडेंट एंड भगत सिंह कोश्यारी जी इज अ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। आपके स्टेट के कौन गवर्नर है? अभी गूगल करने बैठे होंगे कुछ नालायक लोग, मेरे को मालूम है जिंदगी में। प्रेसिडेंट को रीजन क्यों देना पड़ता मेरे भाई? पार्लियामेंट ने पास किया है, 135 करोड़ की जनता। सवाल पूछा गया है सर प्रेसिडेंट को रिजेक्ट करने के लिए रीजन क्यों देना पड़ता? प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया तो रीजन क्यों देना पड़ता? मेरे भाई 135 करोड़ की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लॉ पास किया है और एक सिंगल प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना बोलेगा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, आज थू मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये लॉ की शक्ल ही पसंद नहीं आया, ऐसे थोड़ी बोल सकता है। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भैया, कुछ लॉजिकल रीजनिंग तो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में पार्लियामेंट के वापस सेशन लेने पड़ेंगे लॉ पास करने के लिए। और कितना पैसा लगता है? ये तो सब भिखारी लोग बैठे ना पार्लियामेंट के अंदर, सब तो लूटते हैं। खाना 2 रुपए में खाते हैं, वहां पे नाश्ता 1 रुपए में करते हैं। हमारे यहां पे हमको 70, 80, 90 हजार रुपए लग जाते हैं एक खाना खाने के लिए, उनको तो सस्ते में मिल रहा है वहां पे। तो भैया रीजन तो देना पड़ेगा जिंदगी के अंदर। डाउरी में ज्वाइंट सेशन बिठाया इसलिए गया था बिकॉज 1960 में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे हुंडा बड़ी के, डाउरी डेथ के बहुत सारे केसेस एकदम से लर्च हुए थे, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था महिलाओं की तरफ से 1960s में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1959-60s में। जिस महिलाओं के प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए महिलाओं बचाओ आंदोलन के तहत डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ज्वाइंट सेशन में पास किया गया बेटा।
वेलकम बेटा शीतल तेलंग। थैंक यू सो मच आदित्य बेटा। पब्लिक से इनपुट्स मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह से इनपुट लिए जाते हैं बेटा। ऐश्वर्या, पब्लिक से इनपुट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिए जाते हैं बेटा। एनएम नारायण मूर्ति, केएमबी कुमार मंगलम बिरला, जे जे ईरानी जैसा का वैसा। तुम सच में ना, तुम गजनी से भी भयंकर हो। गजनी को तो भी 15 मिनट याद रहता है। टैटू करवाओ अभी लाइफ के अंदर। हो जाए तो डन कर देना। लिखना हो जाए तो डीन डून डान डान डीन डून डान डीन। चलो, लिखना हो गया है सबका? इफ आई एम नॉट रॉन्ग हो गया होगा। ये कुछ बाकी है? लिख लो फटाफट। थैंक यू सो मच बेटा ओंकार। ठीक है, ये चीज को याद रखना। इसके नीचे 2 टिप लिख के रखो फटाफट, 2 पॉइंट इसी डायग्राम के नीचे अगले पेज के ऊपर लिख के रखो। पॉइंट नंबर 1 मैं डिक्टेट कर रहा हूं, फटाफट लिखना। फोकस एंड अटेंशन, बहुत अच्छे से सुन के लिखना। ठीक है, पहले ठीक से सुन लो, लिखने में मत जाओ। सेंटेंस क्या है पूरा सुन लो। सेंटेंस ऐसा है, जॉइंट सेशन कैन ऑल्सो बी हेल्ड एट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, लिखो, जॉइंट सेशंस कैन ऑल्सो बी हेल्ड एट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। Joint session can also be held at parliament or state legislature. Joint session can also be held at parliament or state legislature. Dowry and pota. Dowry and pota are the 2 laws passed in joint session. Dowry and pota are the 2 laws passed in joint session. Dowry and pota are the 2 laws passed in joint session. Dowry and pota are the 2 laws which are passed in joint session. Next point, next main point. President have veto power. President have veto power to reject any law for one time only. President have veto power to reject any law for one time only. To reject any law for one time only. President have veto power to reject any law for one time only.
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। Such a rejection shall be with the reason, उसी के अंदर कंटिन्यू, such a rejection shall be with the reason, such a rejection shall be with the reason। रेगुलर लेक्चर्स लोकेश अभी नहीं शुरू होने वाले हैं, रेगुलर लेक्चर्स अगले अटेम्प्ट के लिए 1 जनवरी से शुरू होंगे। अभी आप एग्जिस्टिंग लेक्चर्स परचेस कर सकते हो, वो हम अपडेट कर ही रहे हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। विद द रीजन रिजेक्ट किया जा सकता है, ये चीज को याद रखना। डन एवरीबॉडी। ये चीज होने के बाद में अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं आगे नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। ये लिखना हो गया है, कृपया कंफर्म कीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक भयंकर चीज के ऊपर जो आपने कभी देखा नहीं होगा। आपने लॉ बहुत सारे पढ़े होंगे पर ऐसी चीज आपने नहीं देखी होगी, इसलिए बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, बहुत अच्छा ज्ञान भी लगेगा, और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, वरना समझ में नहीं आएगा। ये मेरे लिए देखो, मैं 2 बेसिक लेक्चर ले रहा हूं सीए इंटर लॉ के अंदर। 2 बेसिक लेक्चर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे लिए शॉकिंग चीज है कि बिना लॉ कैसे पास करते ये प्रोसेस को पढ़े बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ लेते हैं, सीए फाइनल पे आ जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता लॉ कैसे पास करते हैं। इजंट इट शॉकिंग? जब आप आपके सिलेबस में 15 से 20 या 50 लॉज पढ़ने वाले हो तो आपको नहीं पता होना चाहिए कि लॉ किस तरीके से पास होता है। इजंट इट शॉकिंग? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है भैया ये, क्योंकि इसके थ्रू हम अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये मेरे लिए अभी भी एक और चीज शॉकिंग है कि बच्चे पूरे के पूरे लॉ पढ़ लेते हैं बिना जाने कि लॉ कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। यहां अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लॉ, एक एक्ट कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक लंबा चार्ट मैंने इसके लिए क्रिएट करके रखा है, हम इसको नहीं लिखेंगे क्लास के अंदर, मैं इसका पीडीएफ आपको शेयर करवा दूंगा, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पर यहां आपको मैं समझाना चाहूंगा कि एक लॉ कितने पार्ट में डिवाइड होता है, सो दैट जब आप लॉ पढ़ो तो आपको इमीडिएट क्लिक हो जाए, अच्छा ये वाला एरिया ये पार्ट का है, ये वाला एरिया ये पार्ट का है, ये वाला एरिया ये पार्ट का है, इस तरीके से इसको पढ़ना है तो ही काम में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। नहीं तो तुम सीए बन जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं लॉ कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो वो मेरे ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। लॉ का जो डिवीजन होता है बच्चों, लॉ का जो डिवीजन होता है वो अलग अलग पार्ट्स में होता है। जैसे पहला पार्ट होता है लॉ का प्रीएम्बल, दूसरा पार्ट होता है डेफिनेशन, तीसरा पार्ट होता है चैप्टर्स, चौथा पार्ट होता है एक्सेप्शन, पांचवा कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और छठवां पार्ट होता है शेड्यूल्स। हर लॉ में नॉर्मली इतने पार्ट्स तो होते ही होते हैं। अब मैं एक एक पार्ट से शुरू करता हूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला पार्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। इसके अंदर 3 चीजें लिखी जाती है, स्कोप, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, और कुछ कुछ केसेस में लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, लॉ का नाम क्या है, एक्सेट्रा। स्कोप में लिखा जाता है कि भैया इस लॉ का हिस्ट्री क्या है, ये लॉ क्यों बनाया गया और इसके स्कोप में कितना काम आता है। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बना है। कंपनीज एक्ट, ये एनवायरमेंट, नेचर, सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए बना है। इनकम टैक्स एक्ट, ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बनाया गया है, टैक्स वसूलने के लिए बनाया गया है। ऐसा एक्सटेंट में हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी है या इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है। जैसे ज्योग्राफिकली लॉ इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया, पहले जम्मू कश्मीर को नहीं हुआ करता था पर अब जम्मू कश्मीर को भी होता है, तो ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी कि ये लॉ स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही एप्लीकेबल होगा, जैसे सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ही एप्लीकेबल होगा, या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ही एप्लीकेबल होगा, या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ही एप्लीकेबल होगा, या जो कंपनीज 25 करोड़ के नीचे का टर्नओवर रखती है उनको ही एप्लीकेबल होगा, या जो कंपनी 50 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर रखती है उनको ही एप्लीकेबल होगा। दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंट। व्हाट इज कमेंसमेंट? कि कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शन इस लॉ के एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट, ये 12 सितंबर, दिस इज द एक्चुअल डेट, कंपनीज एक्ट 12 सितंबर 2013 से एप्लीकेबल होना शुरू हुआ,
470 में से 98 सेक्शन 12 सितंबर को एप्लीकेबल हुए, बचे हुए बाद के सेक्शंस 1 अप्रैल 2014 में और कुछ सेक्शंस 2015 में एप्लीकेबल हुए। तो दिस इज एक्चुअल डेट। 12 सितंबर 2013 से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होना शुरू हुआ, 98 सेक्शन आउट ऑफ 470 एप्लीकेबल हुए और तब से कंपनीज एक्ट ये कमेंसमेंट में आया। दिस इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट। कब से लॉ शुरू हुआ? दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल, प्रस्तावना। ठीक है। दूसरा आता है डेफिनेशंस। ये बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। जो ध्यान नहीं देगा उसका बाबू सोना पिकाचू उसको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ध्यान देना। डेफिनेशन उस दो पार्ट में डिवाइड होती है, ड्राफ्टिंग बेस्ड, कवरेज बेस्ड। ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने पूरी लॉ की क्लास कर ली होगी फिर भी आपने ये नहीं सुना होगा, मेरे को कंफर्म मालूम है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग में कोई बोलता ही नहीं है और इसलिए बच्चे फास्ट ट्रैक बैच में आते हैं। ठीक है। सो बड़े अच्छे से ध्यान देना। ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड। एक्ट बेस्ड डेफिनेशन मतलब एक वर्ड है वो पूरे एक्ट में हजारों बार यूज होने वाला है। जैसे मैं वर्ड लू प्लांट, नाउ प्लांट ये वर्ड पूरे एक्ट में हजारों बार यूज होने वाला है और प्लांट ये वर्ड का मीनिंग इस पूरे एक्ट के अंदर हमें लेना है पेड़ पौधे के सेंस में, पेड़ और पौधों के सेंस में। तो मैं सेक्शन 2 में नॉर्मली, सेक्शन 2 में नॉर्मली, हर बार नहीं, नॉर्मली मैं सेक्शन 2 में डिफाइन करूंगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 फॉर एग्जांपल कि प्लांट हियर मींस स्मॉल ट्रीज, ये मैं डिफाइन कर दूंगा। तो पूरे एक्ट में जहां पे भी प्लांट वर्ड आएगा वहां प्लांट का मीनिंग स्मॉल ट्री के सेंस में ही लिया जाएगा। दिस इज एक्ट बेस्ड डेफिनेशन। सेक्शन 2 या सेक्शन 5 या स्टार्टिंग के किसी भी सेक्शन में डिफाइन करके रखो, नॉर्मली सेक्शन 2 होता है, हर बार नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन 5 में है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के डेफिनेशन सेक्शन 5 में है। ठीक है। तो हर एक्ट के नहीं, नॉर्मली सेक्शन 2 में होता है। ठीक है। सो प्लांट ए वर्ड को मैंने पूरे एक्ट के लिए डिफाइन कर दिया, दैट इज सेक्शन 2 में। ये एक्ट बेस्ड डेफिनेशन हुआ, पूरे एक्ट में इस वर्ड का यही मीनिंग रहेगा। पर समझो कोई सेक्शन है, फॉर एग्जांपल 98, उसी लॉ में एक सेक्शन है 98, उस 98 सेक्शन में बोला गया है कि प्लांट एंड मशीनरी से भैया पोल्यूशन होता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंट्रोल लॉ है ना, एनवायरमेंट रिलेटेड, तो हमको बोलना है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है। अब जब हम ये लिखेंगे सेक्शन 98 में प्लांट एंड मशीनरी से पोल्यूशन होता है ऐसा लिखेंगे, तो यहां प्लांट वर्ड का मीनिंग तो सेक्शन 2 का लिया जाएगा और सेक्शन 2 का अगर आपने मीनिंग ले लिया प्लांट वर्ड का, तो प्लांट वर्ड का मीनिंग स्मॉल ट्री होगा। मतलब क्या स्मॉल ट्री से पोल्यूशन होगा? क्या स्मॉल ट्री से पोल्यूशन होगा? कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए प्लांट वर्ड को हमको सेक्शन 98 के लिए, सिर्फ सेक्शन 98 के लिए अलग से डिफाइन करने की जरूरत है, जो हम सेक्शन 98 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करेंगे कि फॉर दिस सेक्शन ओनली द वर्ड प्लांट मींस फैक्ट्री और अ मशीनरी। ये हुई सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन। सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन हमेशा एक्सप्लेनेशन में आती है एंड एक्ट बेस्ड डेफिनेशन नॉर्मली कहीं स्टार्टिंग के सेक्शन में आती है। सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन सिर्फ उसी सेक्शन में काम करती है, एक्ट बेस्ड डेफिनेशन पूरे एक्ट में एक जैसा मीनिंग देती है। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। तुमने कभी सुना नहीं होगा, आई एक्सेप्ट, बट अभी सुन लो। वापस रिपीट करता हूं, डेफिनेशन दो पार्ट में, ड्राफ्टिंग, कवरेज बेस। कवरेज बेस मैंने बताया ही नहीं है, मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग बेस में हूं। एक्ट बेस्ड डेफिनेशन कि भैया स्टार्टिंग के किसी, जहां सभी डेफिनेशन, सभी वर्ड का मीनिंग आप बोल रहे हो वहां डिफाइन कर दो, पूरे एक्ट में यही मीनिंग चलेगा। जितने सेक्शन है 470 सेक्शन में एक ही मीनिंग। पर कभी किसी सेक्शन में अगर अलग मीनिंग आपको देना है तो उस सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिख दो कि भैया सिर्फ इस सेक्शन के लिए ये वर्ड का मीनिंग कुछ अलग है, बात खत्म। ठीक है, ये चीज को याद रखना। फिर है भैया कवरेज बेस्ड डेफिनेशन। ये तो और भी भयंकर है। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, साइड वाले को कान के नीचे मारो, साइड में कोई नहीं होगा, तकिया लोड वगैरह होगा, तुम सो के देख रहे होंगे ना लेक्चर कि हाँ वाह सर इरशाद फरमाया जाए, हम देखेंगे सर इरशाद। तो तुम सो के देख रहे होंगे, तकिया वकिया को एक कान के नीचे मारो, धपाधप, खुद के कान के नीचे भी मार लो, स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक है। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। तुमने इतने सारे डेफिनेशन पढ़ लिया, तुमने कंपनी मींस कंपनी पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी पढ़ लिया, तुमने इतने डेफिनेशन पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन, सेल ऑफ गुड्स पार्ट, पर तुम्हें पता ही नहीं डेफिनेशन कैसे पढ़ते। डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइड होती है, कवरेज बेस्ड। एक्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड तो हो गया, ड्राफ्टिंग बेस्ड तो हो गया, कवरेज बेस्ड दो पार्ट में डिवाइड होती है, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस ये शुरू होती है नॉर्मली विद द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन नॉर्मली स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स। एग्जॉस्टिव है स्टार्ट विद द मीन्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है स्टार्ट विद द इंक्लूड्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या करता है? दिस डेफिनेशन लिमिट द मीनिंग ऑफ द टर्म गिवन इन द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो वर्ड दिया है ना उसका मीनिंग लिमिट करता है, उसको ब्रैकेट करता है, उसको ब्रैकेट करता है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीनिंग एग्जॉस्ट करेगी। एग्जॉस्ट मतलब कि बस इतना ही,
बस दैट्स ऑल, एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या करती है? दिस डेफिनेशन क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू मोर एंड मोर टर्म्स। यह डेफिनेशन वर्ड का मीनिंग और ज्यादा बढ़ाती है, और ज्यादा चीजों को अंदर लेना चाहती है। दैट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दूध और अंडे। दूध और अंडे खाते हो? दूध और अंडे, मिल्क और एग्स सुना है कभी? जरा मुझे बताओ कमेंट करके, मिल्क और एग्स वेज है या नॉन वेज है? मिल्क और एग्स वेज है या नॉन वेज है? कुर्सी पे बैठा हूं, कुर्सी की कान के नीचे मार दो एक आधी। दूध और अंडे वेज है या नॉन वेज है? बताओ नालायको। जो खाता होगा सर वेज है सर। अंडे तो मैं बहुत खाता हूं, पूरे प्योर वेज अंडे सर। जिस मुर्गे ने दिए वो भी वेज ही खाती थी सर, वो भी नॉन वेज नहीं खाती थी, तो प्योर वेज हुआ ना। अरे जिस मुर्गे ने अंडा दिया, अगर वो मुर्गी वेज खा रही है तो वो अंडा तो प्योर वेज हो गया। क्या मजाक कर रहे हो यार? मतलब जो मुर्गा भी, मतलब मुर्गी और मुर्गा दोनों वेज खाते थे सर, तो अंडा तो प्योर वेज हुआ ना सर, है ना? मतलब अब प्रोसेस में मत जाओ तुम, जिंदगी के अंदर अंडा कैसे बनता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। अंडा तो वेज है ना फिर जिंदगी के अंदर। मिल्क वेज है, अच्छा मिल्क वेज है। मिल्क वेज कैसे है बताओ जरा, प्लीज एक्सप्लेन हाउ मिल्क इज वेज। झाड़ दूध देता है या झाड़ के ऊपर दूध उगता है? हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को झाड़ से दूध निकालते हुए। मिल्क कैसे वेज हो गया? और अंडा नॉनवेज क्यों है? अंडा क्यों नॉनवेज है? अंडे में तो नॉनवेज मतलब जहां किसी की जान जाती है वो नॉनवेज है। अंडे में तो जान आती ही नहीं है, अंडे में तो जान रहती ही नहीं है, तो नॉनवेज कहां से हुआ? टेल मी, कहां से? चलो, मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं है, मिल्क और अंडे वेज है या नॉन वेज है, मेरे को सिर्फ डेफिनेशन बोलनी है। समझो, मैंने अब वेज की डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखी। वेज मीन्स मतलब मैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बना रहा हूं, और मैंने लिखा वेज मीन्स फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर। फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर। मैंने ये लिखा, वेज मीन्स फ्रूट, रूट, लीव, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर इज अ वेज। तो इसके अंदर झाड़ के, पेड़ के, बेली के जितने पार्ट है, फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम्स या कोई भी पार्ट, ये सिर्फ वेज है। क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ झाड़, क्लाइंबर, पेड़ पौधे और बेली, इनकी ही चीजें वेज मानी जाएगी? क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स वेज है? नहीं है। अगर मैं यही डेफिनेशन वेज की मानूं तो इसके हिसाब से मिल्क और एग्स वेज नहीं है, क्योंकि झाड़ दूध नहीं देता, अंडे झाड़ पे नहीं उगते। कैसा लगेगा? एक दिन आप झाड़ की तरफ देख रहे हो, फूल हुआ, फूल में से अंडा बाहर निकला, कितना सही लगेगा? या झाड़ दूध दे रहा है, ठीक है, क्या अच्छा नहीं लगेगा ना जिंदगी के अंदर? तो मिल्क और एग्स ये डेफिनेशन के हिसाब से वेज नहीं है। पर अगर मैंने वेज की डेफिनेशन कुछ ऐसे बनाई, मिल्क और एग्स वैसे ही डिस्प्यूटेड है, तो मैंने वेज की डेफिनेशन ऐसे बनाई, वेज इंक्लूड्स एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ एनिमल, एक्वेटिक और एरियल। मैंने वेज की डेफिनेशन ऐसी बनाई, ऐसी कोई भी चीज जिसमें किसी भी एनिमल की, एक्वेटिक की या एरियल की, एम्फीबियन भी ले लो, ठीक है, एनिमल की, एक्वेटिक या एरियल की, किसी भी सजीव प्राणी की जिसके अंदर हत्या नहीं होती है, वो हर चीज वेज है। सजीव प्राणी की हत्या नहीं होती, हर चीज वेज है। मतलब झाड़ वाड़ पेड़ पौधे तो है, मिट्टी भी वेज ही है, पत्थर भी वेज ही है। मिट्टी और पत्थर जिसमें किसी की जान नहीं जाती ना, ईंट भी वेज है, मुरुम भी वेज है, गिट्टी भी वेज है। इसके एडिशन में अंडे और दूध में किसी की जान नहीं जाती, अंडे और दूध में किसी की जान नहीं जाती, तो मैंने मिल्क और एग्स को भी वेज में ले लिया, मिल्क और एग्स को भी वेज में ले लिया। तो जब मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाता हूं ना, वेज इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन बनाता हूं ना, तो उसमें दो चीजें क्लैरिफिकेशन में है, दो चीजें रहती है उसमें। एक नॉर्मल अजम्पशन, अब अगर मैंने ऐसा बोला वेज इंक्लूड्स एनीथिंग विच डज नॉट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ एनिमल, तो इसका एक नॉर्मल अजम्पशन है कि भैया फ्रूट्स, रूट्स, लीव, स्टेम, एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्लाइंबर, ये तो वेज है ही। सिंपल सी बात है। अगर मैंने ऐसा बोला सीए इंटर फास्ट ट्रैक लॉ बैच, सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच मींस स्टूडेंट्स हु आर इन द लाइव स्ट्रीम, तुम लोग जो लाइव स्ट्रीम में हो, सीए इंटर फास्ट ट्रैक लॉ बैच मींस स्टूडेंट्स हु आर इन द लाइव स्ट्रीम, सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच मींस स्टूडेंट्स हु आर इन द लाइव स्ट्रीम। तो इसके हिसाब से तो सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच में सिर्फ तुम ही लोग आए जो लाइव स्ट्रीम में है, ब्रैकेट हो गया, बस तुम छोड़ के बाकी कोई नहीं आया, बस इतना ही है, दैट्स ऑल, इतना ही है। सो सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच में हु आर इन लाइव स्ट्रीम, लिमिट हो गया। जीडीपीडी वाले जिन्होंने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लिया है वो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, मींस तो सिर्फ लाइव स्ट्रीम वाले आए। जीडीपीडी वालों को बुरा लग गया, जीडीपीडी वाले बोलते सर हम तो आपको अपना मानते थे तुमने धोखा दे दिया रोने लग गए जीडीपीडी वाले। रो मत जीडीपीडी वालों। डेफिनेशन फिर मैंने ऐसे बनाई, सीए इंटर लॉ फास्ट ट्रैक बैच इंक्लूड्स
CA Interlaw Fast Track Batch includes any person who is attending the lecture in Google Drive or pen drive. Any person who is attending the lecture in Google Drive and pen drive. Includes बोला. अब जब मैंने ये बोला कि CA Interlaw Fast Track Batch includes Google Drive, pen drive, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लाइव स्ट्रीम वाले आएंगे ही नहीं? क्योंकि मैंने बोला इंक्लूड्स गूगल ड्राइव एंड पेन ड्राइव, तो क्या इसका मतलब यह है कि लाइव स्ट्रीम वाले नहीं आएंगे? नहीं, इसके अंदर एक नॉर्मल अजम्पशन है कि भैया लाइव स्ट्रीम वाले तो है ही, लाइव स्ट्रीम वाले तो है ही। एडिशनली मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, जीडीपीडी वाले भी यहां पे हमारे सीए इंटरलॉ फास्ट ट्रैक बैच के मेंबर्स है। लाइव स्ट्रीम वाले तो यह ही। जब मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन बनाता हूं ना, तो उस वक्त एक बेसिक असम्पशन होता है कि जो नॉर्मली वो चीज का मतलब है वो तो है ही। जब मैंने बोला वेज इंक्लूड्स, तो नॉर्मल असम्पशन है कि जो वेज का मतलब नॉर्मली लिया जाता है फ्रूट्स, फ्रूट्स, लीव्स से, मेनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री, वो तो वेज है ही। हम ऊपर से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मिल्क और एग्स भी वेज है। हम ऊपर से क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं मिल्क और एग्स भी वेज है, ये हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में एक बेसिक असम्पशन होता है कि जो नॉर्मली इस वेज वर्ड का मीनिंग है वो तो वेज है ही। हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मिल्क और एग्स है। मैंने बोला सीए इंटर फास्ट ट्रैक लॉ बैच इंक्लूड्स गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, तो बेसिक असम्पशन है लाइव स्ट्रीम वाले तो है ही, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले क्लैरिफिकेशन में डाल रहा हूं मैं। ये चीज को याद रखना। ये होता है ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन, ये होता है आपका कवरेज बेस्ड डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलना। समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। नाउ मैं चाहता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, वो है चैप्टर्स। चैप्टर्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में सिमिलर सेक्शन इकट्ठा आएंगे, चैप्टर बन गया। शेयर कैपिटल डिबेंचर के सिमिलर सेक्शन इकट्ठा आएंगे, चैप्टर बन गया। ऑडिट के सिमिलर सेक्शन इकट्ठा आएंगे, चैप्टर बन गया। अकाउंट्स के चैप्टर, डिविडेंड के चैप्टर। तो एक सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाले सभी सेक्शन को एक जगह पे ला लो, चैप्टर। चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। जैसे 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है, ठीक है। इसमें से एक चैप्टर है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 149 से लेकर 172। अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से 138, डिविडेंड 123 से, मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर बोलने वाले सभी सेक्शंस को जमा करो, एक चैप्टर बन जाएगा। चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। सेक्शंस और यू कैन से आर्टिकल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल बोला जाता है, नहीं तो सेक्शन, कुछ लोग इसको क्लॉजेस भी बोलते हैं, डजंट मैटर। Sections are divided into subsections, subsection divided into clauses, clauses subdivided into subclauses. इनके nomenclature टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। कंपनीज एक्ट वाले सेक्शंस को क्लॉज कहते हैं, पार्लियामेंट वाले सेक्शंस को क्लॉज कहते हैं, तो इसको इतना सीरियसली मत लेना। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि भैया सेक्शन इंटू सबसेक्शन इंटू क्लॉज इंटू सब क्लॉज, इस तरीके से इसको देखा जाता है। तो ये है चैप्टर्स। चैप्टर्स के बाद में आते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस लॉ वाइज एक्सेप्शन हो सकते हैं कि भाई लॉ ही किसी को अप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ ही पूरे तरीके से अप्लीकेबल नहीं है। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज नॉट अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, पहले हुआ करता था 2019 के पहले कि कॉन्ट्रैक्ट जम्मू एंड कश्मीर को अप्लीकेबल ही नहीं होगा। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, लॉ वाइज एक्सेप्शन। फिर चैप्टर वाइज एक्सेप्शन आता है कि ये चैप्टर किसी को अप्लीकेबल नहीं होगा, हम देखेंगे कंपनीज एक्ट में आगे आएगा। फिर सेक्शन वाइज एक्सेप्शन आता है कि ये सेक्शन किसी को अप्लीकेबल नहीं होगा। सब सेक्शन वाइज भी एक्सेप्शन आता है कि ये सब सेक्शन किसी को अप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट नॉर्मली एग्रीकल्चरल इनकम को अप्लीकेबल नहीं होता, भले ही वो 1000 करोड़ का क्यों ना हो, इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। ये होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बाद में कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस। जब दिए गए कॉन्ट्रावेंशन, अभी तक के हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, स्कोप, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। डेफिनेशन दो पार्ट में, ड्राफ्टिंग बेस्ड, कवरेज बेस्ड। ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में, एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड। एक्ट बेस्ड डेफिनेशन स्टार्टिंग के कुछ सेक्शन में लिख देते हैं, सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन उस स्पेसिफिक सेक्शन में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। कवरेज बेस्ड डेफिनेशन दो पार्ट में, एग्जॉस्टिव, इंक्लूसिव। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग रेस्ट्रिक्ट करना है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, कुछ इंक्लूड करना है, क्लैरिफाई करना है, इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। बट इंक्लूसिव डेफिनेशन में जो ओरिजिनल मीनिंग होता है नॉर्मली अज्यूम्ड होता है। फिर आते हैं चैप्टर्स। Group of similar section talking about one subject is a chapter. Chapter divided into section, into divided into subsection, into clause, into subclause. फिर exceptions, act based exception, chapter based exception, section based exception, subsection based exception. फिर आते हैं contravention and consequences. जब आप प्रोविजन जो लॉ की दी गई है उस प्रोविजन तो तोड़ते हो या उसको कंप्लाई नहीं करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस आएगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हर साल इनकम टैक्स पे कीजिए, अगर आपने पे नहीं किया तो दैट इज कॉन्ट्रावेंशन। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है? पहले तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे एग्रीड पार्टी को, ठीक है। जो आपके इनकम टैक्स ना पे करने की वजह से एग्रीड हुआ है उसको डैमेजेस दो, या आपकी किसी हरकत की वजह से डैमेज हुआ है उसको डैमेजेस दो। दूसरा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को। डैमेजेस एग्रीड पार्टी को क्योंकि उसको लॉस हुआ है, पेनल्टी गवर्नमेंट को किस लिए? क्योंकि तुमको सीख मिले, तुम सुधर जाओ, इसलिए गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा रहा है।
एंड और गवर्नमेंट उसमें से एक्सपेंडिचर भी रिकवर करता है। अब तुमने कोई गलती कर दी, उस गलती का असेसमेंट करना है तो गवर्नमेंट को भी तो खर्चा लगेगा, तो फाइन और पेनल्टी गवर्नमेंट लगाएगा और बंदा डाला जा सकता है जेल में। डैमेजेस जाते हैं एग्रीड पार्टी को, पेनल्टी जाती है गवर्नमेंट को, बंदा जाता है जेल में। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी कुछ गलत ही नहीं किया, मैं तो दुग्ध से धुला हुआ हूं, मैं तो एकदम साफ चरित्र वाला हूं, मेरे से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपील करो। तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब सिर्फ तारीख मिले, इंसाफ नहीं मिला, हाँ? तो आप अपील कर सकते हो। अपील, हर लॉ में खुद का एक अपीलेट अथॉरिटी होता है और अपीलेट अथॉरिटी हर लॉ में अपीलेट कोर्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से डिवाइड होता है। जैसे कंपनीज एक्ट में अपीलेट अथॉरिटी है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब आप कंपनीज एक्ट की अपील करने के लिए पूना के सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, दिल्ली के सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, तुमको नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर लॉ का ऐसा अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, हर लॉ का अथॉरिटी होता है, वहां आप अपील कर सकते हो। अपील का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए इंटर लेवल पे अपील्स नहीं आते, सीए फाइनल पे आएगा, तो उसको मैंने शॉर्ट में निपटा दिया है। एंड में आते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या आता है, तो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल में देखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7, लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर लॉ बन सकता है। तो शेड्यूल्स में क्या क्या आता है, तो सपोर्टिंग लिस्ट्स आते हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह आते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह, फॉर्म्स के फॉर्मेट आते हैं। आपको शायद पता होगा, आप अकाउंट्स में बैलेंस शीट और पीएनएल जो बनाते हो ना, दैट इज शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया हुआ है। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का मेंशन करता है बैलेंस शीट पीएनएल कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तुम हवा में अभी तक घूम रहे थे शेड्यूल 3 काय का शेड्यूल 3 मालूम नहीं, तो याद रखना शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट है। एडिशनल प्रोविजन आपको अगर कुछ जाननी है तो शेड्यूल्स में आती है, एक्सेप्शन है या एडिशनल एक्सेप्शंस है वो भी शेड्यूल्स में आते हैं, कोई प्रोसेस है लॉ कंप्लाई करने की एडिशनल, वो भी शेड्यूल्स में आती है। तो ये पूरी चीजें मिलके बनता है एक लॉ। प्रियम्बल से लेके शेड्यूल्स तक जब तक आप नहीं पढ़ते, जरूरी नहीं है इसी लाइन में पढ़ो, बिल्कुल जरूरी नहीं है इसी लाइन में पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है इस लाइन में पढ़ो, पर जब तक आप ये सब कुछ नहीं पढ़ते तब तक लॉ खत्म नहीं होता। और तब तक बिल्कुल किसी को गलती से ना बोलना कि तुमने लॉ खत्म कर दिया, और ना ही किसी का सुनना, ना ही किसी का सुनना। लोग बोलते हैं मेरा हो गया लॉ, पूछो ये सब चीजें पूछ के देखो कैसा लगेगा, इमीडिएट, दूध का दूध पानी का पानी, ये समझ में आ जाएगा उसको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड्स द लॉ। ठीक है, ये वैसे आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, पर समझ में आया क्या मुझे जरूर बोलना, कैसा लगा ये भी बोलना, इसके पहले ये सुना था क्या आपने कभी, ये भी मुझे बोलना। पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, पर साथ में थोड़ा सेफ साइड फोटो भी खींच के रखो तो काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म होने तक के मैं पूरी पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़े साथ में फोटो वोटो खींच लो तो आपके ही काम में आएंगे, जो अच्छा रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। इसके पहले सुना था क्या जरूर बताना। चलो खींच लिया सबने पिक, फोटो खींच लिया, ये वाला, बहुत बढ़िया। फिर ये वाला फोटो खींच लो। चलो उसके बाद में इसका फोटो खींच लो। बच्चे पूरा लॉ कंप्लीट करते हैं और उनको पता ही नहीं होता लॉ के पार्ट्स क्या है। कितनी दुखदायक घटना है ये जिंदगी के अंदर, समझ रहे हो तुम? काबिल बनो बेटा, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। 3 इडियट में बाबा रैंचो बोल के गए ना, काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी।
ये भी पिक खींच लो। चलो डन। चलो फोटो खींच लिया सबने, बहुत बढ़िया। सांडदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। सो ये चीज आपकी हो गई है भाई साहब रिगार्डिंग लॉ, ठीक है, उसका डिवीजन और उसके पार्ट्स, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद में लॉ का डिवीजन और उसके पार्ट्स हो गए। अब मैं अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, और अगला कंटेंट जो मुझे आपको पढ़ाना है वो है, जस्ट होल्ड, मेरे को थोड़ा सा ढूंढने दो, अच्छी चीजें उठा उठा के लाके देनी पड़ेगी आपको, उसके सिवा काम नहीं जमने वाला। चल, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। नाउ हमने एक्ट देख लिया कि एक एक्ट या एक लॉ किस तरीके से बनाया जाता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लॉ ऑफ लैंड। एक्ट तो लॉ ऑफ लैंड का बस एक पार्ट है, लॉ ऑफ लैंड इज अ बिगर पिक्चर देन द लॉ। मतलब अभी जो हमने पार्ट्स पढ़े वो एक लॉ के थे, एक एक्ट के थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनके पार्ट्स थे। बट उसका बिगर पिक्चर भी एक है और है, जिसे कहते हैं लोल। लोल, हा 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 हा, वो वाला लोल नहीं, नालायक, ठीक है। लोल मतलब लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड मतलब मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, इसको जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड। कि मेरे देश की धरती और समंदर में 12 नॉटिकल माइल, जमीन पे नहीं, हाँ, जमीन पे बॉर्डर तक के ही, ठीक है। सो मेरे देश की धरती और 12 नॉटिकल माइल में जो लॉज लगते हैं उसे लॉ ऑफ लैंड कहते हैं।
अभी जो हमने पार्ट्स पढ़े वो एक एक्ट के थे, वो एक एक्ट के थे। जैसे एक्ट बनाता है इंडियन पार्लियामेंट, या हमको एक्ट बना के दिया है ब्रिटिशर्स ने, या हमें एक्ट बना के दिया है किसी स्टेट ने, ठीक है, तो वो एक्ट है। अगर एक्ट में कोई कंफ्यूजन होता है या एक्ट में कोई अमेंडमेंट लाना होता है तो आते हैं ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको शायद नहीं पता। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 1942 में। अभी अभी कुछ दिन पहले कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था 2019 का, जो बाद में कन्वर्ट किया गया कंपनीज एक्ट 2019 में, जो बाद में कंपनीज एक्ट 2019 में कन्वर्ट हुआ। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि भैया अमेंडमेंट करना जरूरी है, लॉ ठीक से इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा, लॉ को इंप्लीमेंट करने की बहुत कोशिश की पर ठीक से हो नहीं पा रहा, लॉ को अमेंड करने की बहुत जरूरत है पर लॉ ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, और पार्लियामेंट बैठने के लिए रेडी नहीं है, पार्लियामेंट के सेशन ही नहीं है। आप साल भर पार्लियामेंट को बिठा के रखोगे तो ये मिनिस्टर्स काम कब करेंगे? तो पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं है पर लॉ को अमेंड करना जरूरी है। अब बिना पार्लियामेंट के लॉ अमेंड कैसे होगा? तो हम एक ऑर्डिनेंस बनाते हैं, इमरजेंसी लॉ विच कैनॉट बी पास्ड एट द पार्लियामेंट बट विच इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। इमरजेंसी लॉ विच कैनॉट बी पास बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको पास नहीं कर पाया क्योंकि पार्लियामेंट आउट ऑफ सेशन था, पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे थे, सेशन बैठ नहीं पाया, बट प्रेसिडेंट बोले चलो ठीक है इमरजेंसी में मैं पास कर देता हूं, ये इसको आप इंप्लीमेंट कर लीजिए, फ्यूचर में पार्लियामेंट से पास कर लेना। तो ये फ्यूचर लॉ बन सकता है व्हेन इट इज पास्ड एट पार्लियामेंट, व्हेन इट इज पास्ड एट पार्लियामेंट, इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। 1942 ऑर्डिनेंस ये लव स्टोरी है, ये लॉ बनाने वाला और प्रेसिडेंट इनके बीच में लव स्टोरी है, मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट के बीच में लव स्टोरी है। पार्लियामेंट कबाब में हड्डी थी, पार्लियामेंट को बाजू में कर दिया, मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट को बोला आई लव यू, प्रेसिडेंट बोलता है आई लव यू टू। अभी के लिए तो हमारा प्यार जायज है पर बाद में मम्मी पापा को पूछना पड़ेगा। लड़कियां होती है ना, आपने बोला आई लव यू, लड़की बोलती है आई लव यू टू, पर घर वालों को पूछना पड़ेगा, घर वाले नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां भैया आई लव यू बोल रहा है मिनिस्ट्री, क्योंकि मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिख रहा है लॉ बन नहीं रहा, लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसने प्रेसिडेंट को बोला आई लव यू कि भैया ये लॉ पास करवा दो, प्रेसिडेंट बोलता है आई लव यू टू, मैं तो करवाना चाहता हूं पर घर वाले नहीं मानेंगे, मतलब पार्लियामेंट हो सकता है नहीं मानेगी, तो पार्लियामेंट जब मान जाएगी तो फ्यूचर में लॉ बन जाएगा, बट फिलहाल ये ऑर्डिनेंस है। ऐसा ऑर्डिनेंस आया था कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1942, 2 बार ऐसे ऑर्डिनेंस आए हैं, इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। इट इज अ लव स्टोरी, ठीक है। अब एक्ट भी कंफ्यूजिंग है, ऑर्डिनेंस बनाया, ऑर्डिनेंस भी कंफ्यूजिंग निकला, भैया डिपार्टमेंट के ऊपर बात आ गई, मिनिस्ट्री के ऊपर बात आई। अब अगर कंफ्यूजन है ऑर्डिनेंस एक्ट दोनों में तो डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है नोटिफिकेशन, सर्कुलर और रूल्स। नोटिफिकेशन मतलब चेंजेस, कि भैया कोई सेक्शन ऐड करना है, डिलीट करना है, कोई सेक्शन अल्टर करना है तो नोटिफिकेशन, ठीक है। कॉमा फुल स्टॉप हटा के वहां सेमीकोलन लगाना है तो भी नोटिफिकेशन। सर्कुलर इज अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, सर्कुलर क्लैरिटी देता है, ठीक है, क्लैरिटी कि किसी चीज के बारे में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, सर्कुलर आएगा, इस वर्ड का मीनिंग ये ले लो, सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन। रूल्स इज अ प्रोसेस, रूल इज अ प्रोसेस। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तुमने सुना होगा, डिन। दुनिया का, इंडिया का सबसे पहला डिन होल्ड करते रतन टाटा जी, क्योंकि रतन टाटा जी ने ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया था। उनका डिन नंबर है 00000001, 7 times 01। रतन टाटा जी इज द फर्स्ट डिन होल्डर ऑफ इंडिया, यू कैन कॉल हिम फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने ही डिन की प्रोसेस इंडिया में इंप्लीमेंट करवाई थी हर डायरेक्टर के लिए, ठीक है। सो अब डिन कैसे लेना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे लेना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे लेना, कौन सा फॉर्म फिलअप करना, कितनी फीस देना, ये सब लिखा रहता है प्रोसेस में, और ये प्रोसेस लिखी रहती है रूल्स में। ई फॉर्म्स लिखे रहते हैं रूल्स में, फीस लिखी रहती है रूल्स में। तो जब आप एक्ट से मारे हो, दर बदर घूम रहे हो, तो आएगा ऑर्डिनेंस बचाने के लिए। ऑर्डिनेंस से भी मारे हो, दर बदर घूम रहे हो, आएगा डिपार्टमेंट बचाने के लिए। डिपार्टमेंट 3 चीजों से बचा सकता है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और रूल्स। नोटिफिकेशन मतलब चेंजेस, सर्कुलर मतलब क्लैरिटी, रूल्स मतलब प्रोसेसेस। और इससे भी अगर आप मारे हो और दर बदर भटक रहे हो, समझ रहा है, इससे भी मारे हो, दर बदर भटक रहे हो,
जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, पर दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है, एक आस फिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। सब आदमी बंजारा घूम रहा था लॉ इंप्लीमेंटेशन में, इधर उसको दर नहीं मिला, यहां उसको दर नहीं मिला, इधर घुमा फिटाट फिटाट सा घूम रहा था। सुप्रीम हाई कोर्ट के पास आया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अपील किया, बंजारे को घर मिल गया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट इज ऑल्सो लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये बात तय है। अयोध्या केस, एलजीबीटी केस, वो गैंग रेप केस दामिनी वाला, ठीक है, तो कितने तो भी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट है जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। ये सभी चीजों को आप मिक्स कर दो तो इसे कहते हैं लोल, द लॉ ऑफ लैंड, जो मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, इसमें लगता है। तो हमने जो ये ऊपर एक्ट्स के पार्ट पढ़े ना, ये इतने सारे एक्ट्स के पार्ट पढ़े, ये सब पार्ट्स जो एक्ट के हमने पढ़े, ये पूरे एक्ट के पार्ट मिला के यहां पे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बना, दैट इज एक्ट। उसके साथ ऐड करो ऑर्डिनेंस, उसके साथ डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन, सर्कुलर रूल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और ये सब मिलकर बनता है लॉ ऑफ लैंड, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लैंड का इंप्लीमेंटेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? सो दिस इज लॉ ऑफ लैंड। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताना कि ये समझ में आया क्या, और ये पहले तुमने सुना भी था क्या, ये भी जलूल बोलना, बिल्कुल जलूल जलूल। और मैं चाहूंगा इसको लिखते हो या और कुछ बाकी है हमारा? चलो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, फोटो तो खींच लो, फोटो खींच लो फिलहाल, ये भी आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, डोंट वरी, आई एम डेयर। चलो फोटो निकाल लिया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब ये चीज होने के बाद में जिंदगी के अंदर हम नेक्स्ट चीज के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो एक और चीज मुझे जिंदगी में आपको बतानी है, जिसको बताए बगैर मेरे रूह को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा अमर नहीं होगी। शरीर सिर्फ नश्वर है, आत्मा अमर है। तो मुझे आपको एक और चीज बतानी है, वो है ऑथोरिटी स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट का ऑथोरिटी स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है,
कि ये एक्ट में कंपनीज एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या है ये जिंदगी में मुझे बोल के जाना है, उसके सिवा आज रात को मेरे को नींद नहीं लगने वाली, ठीक है। तो सभी रिश्ते नाते हंस के तोड़ दू करके पूरा ध्यान यहां पे देना। बाबू सोना पिकाचू को बोलना बिल्कुल भी मेरे को मैसेज ना करे, अगर उसने मैसेज किया तो उसके नियत में खोट है, उसको मालूम है ना दर्शन सर के साथ लॉ पढ़ रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है। ये बात उसको बोल के रखो, अगर उस वक्त भी उसने मैसेज किया मतलब उसके नियत में खोट है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सो भाई साहब, लास्ट चीज बेसिक्स में मुझे आपको पढ़ानी है वो है अथॉरिटी स्ट्रक्चर कंपनीज एक्ट का, ठीक है। कंपनीज एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप में, 45 मिनिस्ट्रीज में एक मिनिस्ट्री है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब यह बना था 2014 में, अरुण जेटली जी ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के चेयरमैन थे, अ जेम ऑफ अ गाय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इकलौती, और इंडिया में 15,30,000 से ज्यादा कंपनीज है, इंडिया में 15,30,000 से ज्यादा कंपनीज है, इकलौती मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड 15,30,000 कंपनीज, बहुत बहुत नाइंसाफी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने खुद को डिवाइड कर लिया दो पार्ट में। ये दो पार्ट में है, पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, कि लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा, चलाएगा कौन। भैया लॉ को कौन इंप्लीमेंट करवाएगा, कौन चलाएगा, कौन नजर रखेगा कि लोग लॉ मान रहे नहीं मान रहे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। और दूसरा कि झगड़े वगड़े हो गए, फाइटिंग वाइटिंग हो गई, एक ने दूसरे को घुसा फेंक के मारा, दूसरे ने लाते बुक्के से धोया, खुंदल खुंदल के पीटा, तो ऐसे केस में झगड़े हो गए तो कहां जाओगे, तो जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल मतलब जजमेंटल, जजमेंटल मतलब जो डिसीजन देते हैं, जजमेंट देते हैं किसी डिस्प्यूट पे। सो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अथॉरिटी कि भैया लॉ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कौन ध्यान रखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंप्लीमेंटेशन के सभी पैरामीटर्स यहां पे। झगड़े वगड़े हो गए इधर। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अथॉरिटी में भी दो पार्ट, एक जो कंपनी चल रही है, बढ़ रही है, जी रही है उनके लिए, और एक जो कंपनी जो रुकी हुई है, थकी हुई है या मरने वाली है उनके लिए। जो चल रही है, जल रही है, जी रही है, उनके लिए रीजनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए। 7 रीजन है इंडिया में, 7 रीजन, उनके लिए 7 रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। और उन रीजनल डायरेक्टर्स के नीचे आरओसीज अपॉइंट किए गए। इंडिया में 22 आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाए गए। जिस एरिया में जो कंपनी बनेगी वो आरओसी उसको कंट्रोल करेगा, जिस एरिया में जो कंपनी बनेगी वो आरओसी उसको कंट्रोल करेगा। सो 7 रीजनल डायरेक्टर्स और 22 आरओसी के साथ में जो जी रही है, जो एक्टिव कंपनी है, जल रही है, मचल रही है, जी रही है, उन कंपनीज के लिए रीजनल डायरेक्टर 7, 22 आरओसी बिठा दिए गए। चलो भाई तुम इन लोगों को कंट्रोल करो, ठीक है। और जो कंपनी डॉर्मेंट है, डिफंक्ट है, डेथ सेंटेंस में है, लिक्विडेशन में है, उनके लिए बनाए गए लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर का नंबर फिक्स नहीं है, लिक्विडेटर वेरिएबल है, क्योंकि लिक्विडेटर कौन बन सकता है, तो हम ही बन सकते हैं। वी सीए में टार्टर्ड अकाउंटेंट, हम ही बन सकते हैं लिक्विडेटर, टार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम ही बन सकते हैं लिक्विडेटर। तो इनका नंबर वेरिएबल है, क्योंकि ये नंबर तो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो ये इसके साथ बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, जजमेंटल अथॉरिटी, झगड़े वाली अथॉरिटी, मारापीटी वाली अथॉरिटी, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर इनसे बात नहीं बनी और ऊपर अपील करनी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मैं हाई कोर्ट में जाके अपील करूंगा, तो कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट नहीं होता, होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ, बीच में सिर्फ अपीलेट वर्ड ऐड करो, अपीलेट ट्रिब्यूनल। मैं फिर भी हाई कोर्ट में जाऊंगा, अबे हाई कोर्ट नहीं होता बे, मैं फिर भी जाऊंगा, अबे होता ही नहीं है तो कहां से जाएगा, ना मैं जाके रख, नहीं होता। एनसीएलटी के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लोग, कोई हाई कोर्ट फाई कोर्ट नहीं होता, एनसीएलटी हाई कोर्ट मान लो जिंदगी के अंदर। मैं फिर भी निकल यहां से, नालायक, कोई हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। एनसीएलटी के ऑल ओवर इंडिया 11 बेंचेस है, 11 बेंचेस, और एनसीएलटी के भी ऑल ओवर इंडिया 11 बेंचेस है, अलग अलग रीजन्स के लिए। और इस तरीके से हमारी अथॉरिटी क्रिएट हुई है। लोग कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, सीए इंटर का कंपनीज एक्ट, और उनको पता ही नहीं रहता अथॉरिटी क्या होता। सो फनी, ठीक है। ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ये अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरे हिसाब से तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा ही नहीं है। ये चीज को बहुत क्लियरली याद रखना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, हाथ के कंकड़ को आरसी की, सर तुम इतने नंबर फंबर फेंक रहे हो जिंदगी में, एक आधा तो प्रूव करो,
अभी तक के जितने फेंके गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, जरूर मिल जाएंगे। और अभी जो फेंक रहा हूं उसका नंबर फेंक नहीं रहा हूं तो खुद दिखा दूं। ये रीजनल डायरेक्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट के ऊपर स्ट्रेट अवे मैंने ओपन कर दिया। यहां ये रीजन्स दिए गए हैं, गिनना शुरू करो। 1 2, नाम याद रखने की वगैरह की जरूरत नहीं, एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर अगर कोई लड़की होगी तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रीजनल डायरेक्टर अपन ने प्रूव कर दिया। चलो जाते हैं आरओसी के ऊपर। ये है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नॉर्मली 22 आरओसी है 36 स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज के लिए। तो ऐसा हो सकता है 3-4 स्टेट्स मिलकर एक ही आरओसी, जैसे आप यहां देख सकते हो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक ही आरओसी है। आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सब मिलकर एक ही आरओसी है। बिहार और झारखंड में 2 आरओसी दिए गए हैं, रांची का अलग और आई गेस बिहार का पटना का अलग, झारखंड के लिए अलग और पटना बिहार के लिए अलग। छत्तीसगढ़ में एक आरओसी है, दिल्ली और हरियाणा के लिए एक आरओसी क्रिएट किया गया है, गोवा दमन दीव के लिए एक आरओसी है, गुजरात के लिए एक आरओसी है, जम्मू कश्मीर के लिए एक आरओसी है, कर्नाटक के लिए एक आरओसी है, केरला के लिए एक आरओसी है, मध्य प्रदेश के लिए एक आरओसी है, महाराष्ट्र में 2 आरओसी है भाई साहब। मुंबई में एक पुणे में, क्योंकि इंडिया का फाइनेंशियल हब महाराष्ट्र है, जहां फाइनेंशियल हब है, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज है, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनी है, वहां काम ज्यादा है, तो या मुंबई का सेपरेट कर दिया, पुणे का सेपरेट कर दिया। मुंबई का आरओसी मुंबई और विदर्भ रीजन के लिए लगता है, पुणे का आरओसी पुणे और मराठवाड़ा रीजन के लिए लगता है। ओडिशा एक आरओसी में आता है, पांडिचेरी एक आरओसी, पांडिचेरी पुदुचेरी एंड पंजाब चंडीगढ़ एक आरओसी के अंदर, राजस्थान एक आरओसी, तमिलनाडु में 2 आरओसी है क्योंकि सॉफ्टवेयर हब चेन्नई में है, तो चेन्नई का एक आरओसी एंड कोयंबतौर का एक आरओसी, इसलिए 2 यहां पे किए गए हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एक आरओसी, वेस्ट बंगाल का एक आरओसी। गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 आरओसी के साथ काम खत्म होता है। सर लिक्विडेटर का नंबर माना कंफर्म नहीं है, पर दिखा तो दो एक बार, शगुन नज मतलब ऐसे मुंह दिखाई तो हो। तो ये देख लो लिक्विडेटर, ये सभी लिक्विडेटर के नाम और एड्रेस लिखे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर, आपको ये कभी भी मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर अगर आपको इसको ढूंढना है तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर घुस जाना, कॉन्टैक्ट के अंदर इन सभी का डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके भी एडिशन में और कुछ दिखाने लायक है क्या? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का साइट देख लो। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन दैट इज ऑनरेबल श्री महेश मित्तल जी कुमार एंड नेशनल कंपनी लॉ के अपीलेट ट्रिब्यूनल मुखोपाध्याय जी, ये 2 चेयरमैन है। एनसीएलटी के चेयरमैन महेश मित्तल कुमार, महेश बाबू, एंड नेकलेट के चेयरमैन दैट इज मुखोपाध्याय जी। फिलहाल आई गेस मुखोपाध्याय जी चेंज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्ट होमवर्क में ढूंढ के ला लेना, ठीक है। दिस इज योर अथॉरिटी स्ट्रक्चर। ये अथॉरिटी स्ट्रक्चर को मरने के बाद भी, जरने के बाद भी, कबर के अंदर भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये मेरे को अभी चाहिए। कभी अगर मैं तुम्हारे कबर से गुजरूं और मैं तुम्हें बोलूं ए उठे, ए उठ 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 उठ, तुम ऐसे उठोगे, मैं बोलूंगा अथॉरिटी स्ट्रक्चर, शुरू हो जाना सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर एक्टिव गवर्नमेंट कंपनी, एक्टिव के लिए रीजनल डायरेक्टर आरओसी, इधर लिक्विडेटर सर, इधर एनसीएलटी, नेकलेट, सुप्रीम कोर्ट। ये बोलने के बाद मैं बोल जाऊंगा ओके सो जा, मिट्टी में डालेगा। मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कबर के अंदर भी मेरे को ये याद चाहिए, ठीक है। ये चीज को कंफर्म याद रखना, मैं चाहूंगा इसको लिख करके गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया कि मुझे जरूर बोलना, जलूल जलूल बोलना।
लिखना हो गया? डीन डून डान डीन डनाट डुनाट डीनाट डून डून डान। चल बहुत बढ़िया, सांडदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तूफान। ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ूंगा आगे। अब मैं कहाँ बढ़ूँ जिंदगी में? कितना समय हो गया है? 1 घंटा 50 मिनट। चलो ठीक है, आज के लिए हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ, कल से नहीं मिलने वाली, ठीक है? कल से हम हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे और साथ में हम पहला चैप्टर के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? बेसिक्स